अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है, आप जो बात कर रहे हो थोड़ी देर में इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको सेम चीज़ें दिखा रहा है। मुझे लगता है ये फॉरेन कंट्रीज़ का एक स्कैम है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है 10 साल बाद हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर्स भी होंगे या नहीं होंगे। 30 सेकंड आप वीडियो बना के पैसा कमा रहे हो इंस्टाग्राम से। ये शब्द एंटरप्रेन्योर बड़ा यूज हो रहा है। मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, आई एम अ बिजनेस वुमेन। ऐसे नहीं कि पिछली जनरेशन की जो ट्रॉमास हैं वो अगली जनरेशन पे भी डालते रहते हैं। जो मैंने झेला है वो तुम्हें भी झेलना है। मैं जिस चीज़ पे मैं और मेरी फैमिली हाथ रख दे, मैं वो खरीद के दे दूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे अभी ऑफ कैमरा जो बातें की हैं, तो एक एंटरप्रेन्योरियल कनेक्ट हो गया। तो और सेम साल 2013 में आपने भी शुरुआत की थी, मैंने भी तभी शुरुआत की थी। और ज़िंदगी की शुरुआत तो चलो जब हम पैदा होते हैं तब शुरू होती है, पर मैं कहता हूँ जब एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू होती है तब नया जन्म शुरू होता है। जो तब रीबर्थ होता है एक्चुअली, क्योंकि आप फिर से वही सारी चीज़ें शुरू करते हो, हर चीज़ लर्न करना शुरू करते हो नए सिरे से, जो एक बच्चा करता है। जी, तो अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं, पहले तो शब्द भी नहीं यूज़ होता था। पहले तो ये कहते हैं बिजनेस करना है बस, यही बात होती थी। आजकल ये ऑफ लेट ये शब्द एंटरप्रेन्योर बड़ा यूज़ हो रहा है। मैं 2016 में इस शब्द से आप बोलोगे तो मुझे पता चला कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता था मैं बिज़नेस कर रही हूँ एंड आई एम अ बिज़नेस वुमेन, और मैं अपना कुछ अलग क्रिएट करना चाहती हूँ। तो ऑफ लेट अभी आप देखो तो हम मिलेनियल हैं, राइट? और आजकल तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स आ गए हैं जो मुझे गूगल करना पड़ता है हर वक्त। मेरा बेटा है 16 इयर्स का, वो ऐसे ऐसे वर्ड्स लेके आता है, हर चीज़ शॉर्ट फॉर्म में बोलता है, तो मैं गूगल करती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू फील दैट मैं बहुत पीछे हूँ। बट हाँ, ये सारे शब्द नहीं थे, बस एक क्रेज़ था कि कुछ अपना करना है, अलग करना है और खुद को साबित करना है, खुद के लिए खुद को साबित करना है। खुद के लिए खुद को साबित करना है। ये देखिए जो ये वाली ये होता है ना, जो जिद, रेबेल और ये जो आग होती है सब में सेम होती है। जितने भी मैं देखा ना जिसने शुरुआत की और कुछ करना चाह रहा है, जैसे खासकर हम एंटरप्रेन्योरशिप तो चलो क्या बोलूँ, जो जो कुछ करना चाह रहा है, चाहे बिजनेस करना चाह रहा है चाहे कुछ और भी करना चाह रहा है, एक कॉमन फैक्टर व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज इन एवरी एंटरप्रेन्योर इज अकेले चलने में डर नहीं लगता, और कोई डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा खौफ नहीं होता, या वो जिसको हम रिस्क बोलते हैं। लोगों को रिस्क लगता है, वो एक तरह से थ्रिल ही होता है कि कुछ नया करना है, अब तो करके दिखाना है, जब वो होती है ना जिद वाली चीज़ होती है। आपके केस में जो मुझे भी महसूस हो रहा है, या मैं अभी जो आपसे बात करके, यू आर ऑलरेडी मैरिड जब आपने शुरू किया, तो फॉर अ लेडी इट्स मोर चैलेंजिंग। जितना मर्जी हम कह लें, थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में वो अभी भी वो सिस्टम है कि जो बहू को घर भी देखना है और बच्चा भी देखना है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो वो जो इनिशियल 1 ईयर था, इफ़ यू कैन डिस्क्राइब, अगर आप वो बैक वहाँ पे जाएंगे, वो कैसा था? ये आपने बिल्कुल सही बोला। पहला तो एंटरप्रेन्योरशिप डजंट कम विथ अ जेंडर, बट जब एक वुमेन स्टार्ट करती है, एक लेडी स्टार्ट करती है, एक लड़की स्टार्ट करती है, उसको बहुत सारे लेकुनास झेलने पड़ते हैं। सबसे जो फर्स्ट होता है, फर्स्ट ईयर जब मैं एक्चुअली 2 साल बाद 3 साल बाद स्टार्ट करना चाहती थी, मैं अभी और स्टेबिलिटी देख रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ ऐसा हुआ कि मैंने कहा बस अब हो गया, देखेंगे, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था तो मुझे लगता था 3 साल और दूँ। बट जब स्टार्ट किया तो रियलाइज़ हुआ कि कोई सही टाइम नहीं होता है, जब स्टार्ट कर दो तो वही सही टाइम होता है। अब जो पहला साल था उसमें एज अ वुमेन सबसे पहले तो हम खुद ही को इतना पीछे ढकेलते हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या सोच रही हूँ, लोग क्या सोचेंगे, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दूंगी, मैं अपने पति को टाइम नहीं दूंगी, अपने फैमिली को टाइम नहीं दूंगी। पहले तो हम अपने ही आपको अपने ही बनाए रेड टेप में बांधते रहते हैं। उसके बाद जो दूसरा होता है वो फैमिली होता है, क्योंकि मैं एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हस्बैंड सपोर्टिव है मेरे बहुत, बट मेरे खुद के पिताजी ने बोला कि पढ़ाया लिखाया, जॉब अच्छी मिल गई है तुम्हें, वो जॉब करो, क्योंकि अगर तुम 9 से 5 नौकरी करोगी तो तुम अपने पति और अपने बच्चे को टाइम दे पाओगी। वो जो हर माँ बाप कहते हैं अपने
लड़की से, राइट? और यही अपब्रिंगिंग होती है, ये कंडीशनिंग होती है एक सोसाइटी की। तो कहीं ना कहीं ये, और फैमिली मेम्बर्स भी बोलते हैं कि कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, पैसे नहीं है, वेस्ट करेगी। बट मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था वो मैं खुद हूँ। और मैं ये बोलती हूँ कि सबको ये बात समझनी चाहिए। आप खुद के लवर बनो, आप खुद के प्रमोटर बनो, आप खुद की तारीफ़ करो। मेरे अंदर इतना स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि मैंने अगर कुछ सोच लिया है, ज़िद्दी हूँ मैं बहुत, तो मुझे वो करना है। तो फर्स्ट ईयर के सारे चैलेंजेस, पहला कि फैमिली, नहीं अभी नहीं शुरू करो और टाइम दो। मैंने कहा नहीं, मैं दूँ, अभी ही स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि और लेट करूँगी तो मैं कुछ कर पाऊँगी लाइफ में। मैंने अपने हस्बैंड से कहा गिव मी जस्ट 10 ईयर्स, 10 साल दो आप मुझे। नहीं कर पाई तो ठीक है, अगर कर पाई तो हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, नहीं कर पाई तो या तो नौकरी कर लूँगी या तो घर बैठूँगी। सेकेंड आया कि तुम छोटे शहर से हो, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, अच्छी बोल लेती हूँ, बाहर जाके काम चला लेती हूँ, बट शायद मैं बहुत एक्सेंट में नहीं बात कर सकती, बहुत बड़े बड़े जार्गन्स नहीं बोल सकती, मुझे उसके लिए जज किया गया। थर्ड पॉइंट आया कि बिज़नेस का कोई सेंस नहीं है, तुमने कभी बिज़नेस नहीं किया है, तुम कर पाओगी नहीं। आपका फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनता है, रेवेन्यू मॉडल कैसे बनेगा, आपका बिजनेस मॉडल कैसे बनेगा, आप पिच डेक कैसे बनाओगे, कैसे सब कुछ मैनेज करोगे, फंड मैनेज करोगे, कैसे आप पूरा अपना एक चार्ट बोर्ड बनाओगे, फंड उसमें कैसे आएगा, कैसे जाएगा, क्या करोगे। फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, किसी बैकग्राउंड की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास बहुत डिग्रीज़ है, मैं डबल मास्टर्स हूँ, PhD हूँ, डॉक्टरेट हूँ, लॉयर हूँ, बट ये सब कुछ सिर्फ क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है तो मुझे वहाँ ज़रूरत है, लेकिन बिज़नेस करने के लिए इन डिग्रीज़ की ज़रूरत नहीं है। और वो जो मुझे लोग बोलते थे, मैं उनको उस वक्त तो बड़ी शांति से हाँ हाँ ठीक है, मैं उनको ये फील कराती थी ठीक है, मैं डिमोटिवेट हो गई, बट मैं घर आके खुद को यही कहती थी तुम कर लोगी। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे बिजनेसमैन को जो 5वीं पास भी नहीं है। आप जी हम जी। सब जानते हैं कि ऐसे बिजनेसमैन इंडिया में, इंडिया के बाहर भी रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई ही कभी कंप्लीट नहीं की है, जो ड्रॉप आउट्स भी हैं, बहुत तेज़ हैं पढ़ने में, फिर भी ड्रॉप आउट किया क्योंकि अपने पैशन को, अपने ड्रीम को लिव करना है। इन्वेस्टर के पास कभी नहीं गई मैं, आज तक नहीं गई हूँ इनोबल को लेके, बट मैंने उस वक्त देखा है, अपने साथ के पीयर एंटरप्रेन्योर्स को देखा मैंने कि उनको बहुत क्वेश्चंस ऐसे आते थे कि आप मम्मा हैं, अच्छा आपकी शादी होने वाली है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन उनसे रहता था, हमेशा मैं उनको बोलती थी तू जाके ये बोल कि लड़के का भी तो शादी होगा, उसको भी तो फैमिली का टेक केयर करना है, और माँ बनना सबसे बड़ा मीन्स वरदान है। अगर इफ़ यू कैन ब्रिंग अ लाइफ इन दिस वर्ल्ड, आप एक ज़िंदगी ला रहे हो तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। और मैं अपने धर्म को बहुत फॉलो करती हूँ, और मैं, हमारे यहाँ तो शक्ति हमेशा शिव से पहले आती है, तो मैं खुद को शक्ति ही मान के आगे बढ़ी। बट एक चीज़, एक यहाँ पे मैं करेक्ट करूँगी, इट्स नॉट ओनली इंडिया जहाँ पे वुमेन को पीछे ढकेला जाता है। मुझे भी यही लगता था सिर्फ अपना देश है जहाँ लड़कियों को बोलते हैं मत पढ़ो, चूल्हा चौका करो। बचपन से आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको अपने पति का ध्यान रखना है, शादी होगी आपकी, आपको पति का ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखना है और अपने बच्चे का ध्यान रखना है। इससे आगे आपकी ज़िंदगी नहीं है। और मैं बचपन से यही सोचती थी कि इसके आगे मेरी अपनी आइडेंटिटी है। अगर मैं इतना मेहनत करके पढ़ रही हूँ, मेरे माँ बाप इतना पैसा लगा रहे हैं, फाइनेंशियल किल्लत होने के बावजूद भी कॉन्वेंट एजुकेशन दे रहे हैं, हायर एजुकेशन दे रहे हैं, तो मुझे तो कुछ अलग करके दिखाना है, अपनी ही नहीं, अपने साथ के सबकी ज़िंदगियाँ चेंज करनी है। पहले वो छोटा परिवार था, आज वो मेरी पूरी कंपनी है, जो 300-350 लोग हैं, मैं सबकी ज़िंदगियाँ बदलना चाहती हूँ, ये मेरा ड्रीम है। तो मैं यहाँ जो कह रही थी आपको कि सिर्फ महिलाओं का इंडिया में नहीं, मैं अभी जापान थी रिसेंटली 3 दिन पहले, मैंने वहाँ देखा, वहाँ बात किया मैंने वहाँ की महिलाओं को, उनका एम्पावरमेंट कोई नहीं कर रहा है, उनको बहुत बहुत नीचा दिखाया जाता है। लोकली जापान के पुरुष ज़्यादा एम्पावर्ड हैं महिलाओं से, उनको सिर्फ काम करने के लिए ढकेला जाता है। मैं चाइना गई, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस है, वहाँ भी सब कुछ है, बट हम कुछ ज़्यादा ही मीडिया में जाके बोलते हैं, हमें बोलने का शौक कि हर चीज़ इंडिया में ख़राब है। इंडिया में कुछ ख़राब नहीं है, हर चीज़ इक्वल है वर्ल्ड में, कहीं ज़्यादा कहीं कम है, उस पर काम हो रहा है और होगा। सो मेरा पहले 3 साल मैं बोलूँगी बहुत स्ट्रगल रहा, फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए, मैं डिप्रेशन में भी गई अपने पार्टनरशिप लॉस के कारण, बट वो सारी चीज़ें आज अगर पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सीख है मेरे लिए। एग्जैक्टली जो आपने ये चीज़ बोली ना, सीख है।
एक ये मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि आजकल स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी ब्रू अप हो रहा है और बहुत बात हो रही है कि हम भी एंटरप्रेन्योर, आप भी एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाई जा सकती है या नेचुरली होता है सिर्फ ये? मैं देखिए बहुत सही आंसर तो नहीं दे पाऊंगी इसका, बट मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने अपने नेटवर्क से सीखा। मैंने बहुत कॉन्फ्रेंसेस अटेंड किए, बहुत मीटिंग्स की, जहाँ ज़रूरत थी वहाँ भी गई, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी गई। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं अपनी पर्सनल स्टोरी देखूँ या मैं आसपास और लड़कियों को और एंटरप्रेन्योर से जिनसे मिलती हूँ, तो सिखाया नहीं जाता, कोई इसके साथ पैदा नहीं होता। ये तो आपका अपना जज्बा है, आपका अपना विल पावर है कि आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है। और जैसा मैंने बोला, आपको किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में कोई फाइनेंसेस नहीं आता। मेरी मैथ्स बहुत वीक थी और आज मैं बहुत अच्छे नंबर्स पे नंबर काउंट कर लेती हूँ। सो मुझे मेरा बैंक अकाउंट अच्छा दिखना चाहिए हर वक्त। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आप यू आर बॉर्न विथ और आपको सिखाया जा सकता है। स्कूल्स आजकल तो कॉलेजेस में कोर्सेज हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, बट मैं कहती हूँ टीचर्स नहीं पढ़ा सकते, जो खुद नहीं कर रहे हैं वो कैसे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाएंगे। ये आपने बहुत सही चीज़ बोली और मैंने कई बार इसके बारे में बात भी की है कि मेंटोरशिप मुझे थोड़ा ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट लगता है। उसका रीज़न ये है कि जो ये जज्बा होता है ना, वो इन्नेट होता है आप में, वो या तो है या नहीं है। और अगर आपको बार बार किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आपके अंदर वो भी दृढ़ निश्चय नहीं है। आप तो कोई बड़ी मुसीबत आएगी, आप वो छोड़ के भाग जाओगे, मतलब प्रैक्टिकली। और इसमें क्या होता है कि आपकी तो जिद रहनी चाहिए हमेशा, और आपको दुनिया में चाहे आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, आप लगे रहो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील कि कई बार वो बात होती है ना, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स फेल। मुझे लगता है हार जल्दी मान जाते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ हाँ जी। पे। आपने एक बोला मेंटरशिप बहुत हाइप्ड है, जो मैं एग्री करती हूँ 100%। मेंटोर सिखा नहीं सकता क्योंकि सबकी स्टोरी, सबका लाइन अलग होता है, राइट। आपने अलग स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट अलग किया, साल सेम था, हम दोनों एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन आपके अपने चैलेंजेस होंगे, मेरे अपने चैलेंजेस होंगे, हम सीख सकते हैं। सो अगर हम एक दूसरे से बात करें तो शायद हम एक्सपीरियंस लर्निंग कर सकते हैं और करेंगे। बट अगर आप कहो कि मैं किसी को मेंटर करूं या मैं कहूं किसी को मेंटर करूं, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी अलग होगी। अलग बट जर्नी, हमारे एक्सपीरियंस के जर्नी से जो हमने 6 साल में अचीव किया, वो शायद 2 महीने में, 2 साल में, 3 साल में अचीव कर, उससे थोड़ा सा लर्निंग मिलता है। बट येस, मेंटरशिप इज़ वेरी हाइप्ड कॉन्सेप्ट। दूसरा जो आपने वैलिडेशन बोला, इट इज़ वेरी ट्रू। अभी मैंने कल एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाला, वी ऑलवेज एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ इंटरप्रेन्योर ऑल्सो, हम हमेशा वैलिडेशन खोजते हैं। आप वैलिडेशन देखिए, आज के जो बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे हैं और टिकटॉक पे हैं, रील बनाते हैं, वो दिन भर चेक करते हैं कितने लोगों ने लाइक किया। दैट इज़ काइंड ऑफ वैलिडेशन। वाई बाबा, आपने इफ़ यू थिंक, आपने अच्छा दिया है, डाला है, अच्छा कंटेंट बनाया है, जाने दीजिए ना उसको। मैं भी वैलिडेशन खोजती थी स्टार्टिंग में। मुझे ऐसा लगता था, क्यों नहीं मैं घर लौट के आ रही हूँ और क्यों नहीं कोई कह रहा है कि यार तुमने अच्छा काम किया, क्यों नहीं मेरे डैडी मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं तो बहुत खुश हूँ, क्यों नहीं मेरी माँ बोल रही है, मेरी सिस्टर्स बोल रही हैं, मेरे हस्बैंड क्यों नहीं मुझे हर बार बोलते हैं। या मैं बाहर जा रही हूँ, मैंने एक लेक्चर दिया, मैंने एक ट्रेनिंग दिया, मैं उतर के तालियों की गड़गड़ाहट से खुश हो रही हूँ। वो बचपना था, क्योंकि वो मेरा लर्निंग फेज था। तालियों की गड़गड़ाहट आज भी अच्छी लगती है, बट अब मुझे नहीं चाहिए। तो वैलिडेशन खोजना बाहर नहीं, अंदर होना चाहिए। मैं अगर 100% खुद को देख रही हूँ कि मैं सही कर रही हूँ, मुझे वैलिडेशन नहीं चाहिए। और आज की डेट में मैं ऐसी बन गई हूँ कि मुझे सीरियसली वैलिडेशन नहीं चाहिए। मैं नहीं सोचती मुझे कोई बुरा कहे, अच्छा कहे। मुझे पता है मैं क्या हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगी अपने एक्शन से, आइदर वो किसी भी तरीके से हो, और मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरा काम नहीं है वो। मैं खुद को खड़ी होके आज भी शीशे में बोलती हूँ कि यू आर द बेस्ट। कल ये चीज़ें हैं, मैं खुद को मोटिवेट खुद के आईने के सामने करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए कि कोई आके कहे यू कैन डू योर बेस्ट। पहले चाहिए था, आज के टाइम पे मुझे विथ टाइम, विथ जर्नी, मुझे लगता है कि अब नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें विथ टाइम आता है। आप और मैं बिल्कुल नहीं सिखा सकते। हम बोलेंगे भी ना तो सुनेगा नहीं सामने वाला यंग जनरेशन, बट मुझे लगता है विथ टाइम अपने आप आ जाता है कि अरे यार, उनकी तालियां नहीं, खुद की तालियां होनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, आई बिलीव। 2-3 पॉइंट्स जो मुझे आपकी ये जो जितनी भी आपने चीज़ें बताई हैं उससे आ रही है। एक तो सबसे पहले
I personally find that women entrepreneurs are more empathetic. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं भी, मेरे अंदर भी एम्पैथी तब तक इतनी नहीं आई जब तक मैंने अपनी एक्टिंग जर्नी दोबारा नहीं शुरू की थी. बिकॉज देन यू स्टार्ट फीलिंग एवरीथिंग अराउंड यू और आप सेंसिटिव हो जाते हो. और अ लॉट ऑफ डिसीजंस व्हाट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टेक, नो डाउट जहाँ पे श्रूड होना है वहाँ पे विमेन होते हैं, बट वो कहीं ना कहीं होता है कि इससे कहीं समाज का नुकसान तो नहीं होगा. एक ही थॉट आता है और ये है. बट डू यू फाइंड समटाइम्स इट इज़ अ डेटरिंग फैक्टर फॉर विमेन ऑल्सो इन ग्रोथ, कि कहीं ऐसे जो जहाँ पे लड़के थोड़े से विद इमोशंस बिल्कुल ही साइड करके चल लेते हैं, लेडीज़ आर नॉट एबल टू डू दैट, उनसे नहीं इग्नोर होता और वो मॉरली थोड़े हाई ज़्यादा चलते हैं, तो इस वजह से वो नहीं करते. सुप्रीत, मैंने खुद की लाइफ में इस चीज़ से लॉस झेला है. मैं बहुत इमोशनल और बहुत सेंसिटिव पर्सन हूँ और मेरा लीडरशिप क्वालिटी एम्पैथेटिक टूवर्ड ज़्यादा है और ब्रेन डिसीजंस जो है पहले कम होते थे. अभी मैं अपने इमोशनल और आईक्यू कोशेंट को, मतलब मैं बोलूँगी बिजनेस और आईक्यू को मैनेज करके चलना सीख रही हूँ. मैंने इससे खुद पर्सनली बहुत लॉस झेला है. मेरा फर्स्ट पार्टनरशिप, जो मैं सोल प्रोप्राइटर थी एक्चुअली, बट किसी फ्रेंड ने बोला और मैंने उनको अपने साथ ले लिया बिज़नेस में. और उसकी वजह से जो था कि मैं उनको कभी बोल नहीं पाती थी कि आप काम करो, आप ये करो, आप मेरा साथ दो. तो मुझे लगता है कि येस, ये एक फैक्टर आता है. बट देन एज आई मेंशन्ड कि जैसे जैसे आप स्टार्ट करते हो ना, आप चीज़ें सीखते हो, राइट. तो विथ एवरी इंसिडेंस मेरा पार्टनरशिप लॉस हुआ, मेरा सारा पार्टनरशिप के साथ मेरा फाइनेंशियल लॉस भी हुआ सेम ईयर में, मेंटल ब्रेकडाउन हुआ सेम ईयर में. और ये सारी चीज़ों का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरा इमोशनल डिसीजन मेकिंग था, राइट. मैंने सब कुछ दिल से सोच के किया क्योंकि मुझे उस वक्त लगता था दिल से बिज़नेस चल सकता है. लेकिन आज मैं विथ टाइम मैंने रियलाइज़ किया है दिल के साथ साथ दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है. और जब आप दिल और दिमाग को बैलेंस करके काम करते हो तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हो. सो येस, इट इज़ अ प्रॉब्लम और ये मेरी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है. कई बार मैंने डिसीजंस में गलती की है और अभी भी करती हूँ. क्योंकि क्या, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, नाम नहीं लूँगी मैं किसी का. बहुत इमोशनल हूँ, तो अगर किसी की इमोशनल कहानी सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, आई शुड गिव इट अ ट्राई. तो एक लड़की ने लिंक्डइन पे लिखा कहीं जाके कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही है क्योंकि मुझसे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है. और हिंदी में लिखा उसने, और जब तक आप मुझे नौकरी नहीं दोगे मुझे एक्सपीरियंस कैसे होगा. मैंने, और मेरे फीड में वो आ गया, मैंने उस पर जाके कमेंट किया कि गेट इन टच विथ मी, क्योंकि मुझे वो फील हो गया कि एक लड़की है और ऐसा लिख रही है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपीरियंस मांग रहे हैं. कितनी गलत बात है. सही, किसी ना किसी को तो मौका देना है. आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने उसको हायर किया. कंटिन्यूसली हर साल उसने कुछ ना कुछ चीटिंग की, झूठ बोला, बार बार भाग गई फिर आई, भाग गई फिर आई, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इसको कैंसर, उसको कैंसर, बहुत सारे ड्रामे. एंड लास्ट में जब HR ने डिसीजन लिया, कहा मैम शी डजंट सूज द कंपनी बिकॉज ऑब्वियसली मेरे इमोशन से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा. ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, बिजनेस एथिक्स है, उससे चलेगा. लास्ट में उसने बहुत कुछ उल्टा सीधा लिखा. बट दैट हैपन्स, इट डजेंट, मतलब अगर मैं आज के 10 साल पुरानी श्वेता होती तो बहुत हर्ट होता. अब मुझे हर्ट नहीं होता क्योंकि नाउ आई रियलाइज़ कि सामने वाला झूठ भी बोल सकता है क्योंकि उसको पता है कि मैं इमोशनल हूँ. बिकॉज मेरे पोस्ट से वो रिफ्लेक्ट होता है, मेरे टॉक से वो रिफ्लेक्ट होता है. तो ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ कैंडिडेट्स ने झूठ बोला कि उनके मदर फादर को कैंसर है. आप सोच रहे हो, आप ऐसी जगह अब आप नहीं दोगे तो यू आर नॉट ह्यूमन, यू आर ओनली रनिंग बिजनेस. आप सिर्फ पैसे कमा रहे हो. अगर आप दोगे तो उसके बाद फिर आप गालियाँ भी खाओगे. हमारे साथ तो ये हुआ था, एक कैंडिडेट ने बोला था कि उसको कैंसर है, वो झूठ बोला था उसने. अभी ये नहीं हुआ शायद हमारे साथ, बट हाँ हो सकता है बिल्कुल. नहीं, इनफैक्ट मतलब आई स्टिल रिमेंबर माय फादर यूज्ड टू, वो स्पेशली उसके लिए जूस और ये सब चीज़ें भी करते थे. देन वी, जब लेटर पता चला तो इट वाज, वी टुक इट एज अ लर्निंग ऑनेस्टली. यस, आई ऑल्सो टेक इट एज अ लर्निंग ऑलवेज बिकॉज, बट कब तक, तो अब मैंने थोड़ा सा प्रोसेस बना दिया है कि अगर मुझे कोई लिखता है कि ज़रूरत है
तो मैं उसको टोटल कहती हूँ। मैं आपका रिज्यूमे फॉरवर्ड करती हूँ अपनी एचआर को, आप टोटल प्रोसेस के साथ आइए और लेट देम टेक द I डिसीजन। can relate so much. Same thing. I have been following now. क्योंकि पहले ऐसे ही होता था कि कई बार कि अब फ्रेशर्स कई बार बोलते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कौन देगा, और इस चक्कर में हम कई बार बल्क हायरिंग्स भी करते थे। फिर एंड में ही लगता था कि यार ये तो हम ही बेवकूफ़ बन गए। तो एनीवेज ये बट दैट इज, हाँ, मैं बताती हूँ आपको, दैट इज टोटली फाइन बेवकूफ़ बनना, क्योंकि हर एक नए किस्से के साथ आपकी एक नई लर्निंग हो रही यस है। यस सो मैं कभी नहीं कहती कि मैंने बेवकूफ़ी की है, मैं कहती हूँ एक और लेसन, मैं लिख लेती हूँ अपनी डायरी में, एक और लेसन। अब इस झूठ पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है आगे देखेंगे। तो तो आप but it's उतने a- पक्के होते हो, हर साल हाँ, पक्के हो जाते हो, तो वो exactly, चीज़ों ऐसे में ही। आपके इमोशंस भी स्ट्रांग हो जाते हैं। Yes. तो आपको वल्नरेबिलिटी कम हो कम हो जाती है जाती है। कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ व्हाट आई टेल टू यंग एंटरप्रेन्योर्स एज वेल, कि वो इमीडिएटली ना वो जैसे वो हो जाते कि ऐसा हो गया, वो घबरा जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ कि यार जर्नी है, आपको ये करनी पड़ेगी। अगर आप हिल गए तो इसका मतलब यू आर नॉट मेंट फॉर दिस। गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हाँ जी। मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर की या फिर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की भी है। मैं एंटरप्रेन्योर के साथ साथ उन एंटरप्रेन्योर की भी रिस्पेक्ट करती हूँ जो कंपनी में काम करके Yes. उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हम और आप आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे पास वैसे कैंडिडेट्स नहीं होंगे, वैसे टीम मेंबर्स नहीं होंगे। सो गिव अप ना मारने वाला एटीट्यूड, मतलब मुझे मेरे सक्सेस का जो भी जहाँ तक भी पहुँची हूँ, सिर्फ एक ही क्वालिटी है, दैट इज़ रिजिलियंस। मतलब मैंने गिव अप कभी नहीं करने का सोचा, कभी नहीं सोचा। सिर्फ एक बार आज तक लाइफ में सोचा है जब बहुत डिप्रेशन में थी, अदरवाइज हमेशा आई गेट बैक ऑन माई ओन फुट। अब विमेन वर्कफोर्स वर्सेस मेल वर्कफोर्स, आपके पास भी दोनों होंगे जो आपकी कंपनी में अभी काम कर रहे होंगे, और आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप को इतना हाईलाइट और इतना वो कर दिया है। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ बाय डिफ़ॉल्ट एक फाउंडर होता है, बट कंपनी बढ़ाने के लिए लोग जुड़ते रहते हैं, कारवा बनता रहता है, और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। और अगर हर कोई ही कंपनी बनाएगा तो फिर who will join your Work, company, yes. who will join your organization. So it's a collective thing. अब आपके पास दोनों तरह के मतलब जेंडर्स, हम मेल जेंडर और फीमेल जेंडर, एंड जैसी मुझे आपकी पर्सनालिटी लग रही है, आप इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो सभी के लिए। बट ऐसे भी केसेस आते होंगे कि जब कोई घर में प्रॉब्लम आई तो वाइफ ने ही सबसे पहले काम छोड़ा कि मेरे को जाना पड़ेगा, कि ऐसा कुछ है, ये कॉम्प्रोमाइजिंग वाली जो होती है कि आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़। या कोई अगर लड़की है, उसकी शादी होगी, अगर वो अच्छे पैकेज पे भी हो, फिर भी वो ही छोड़ेगी। और ये मेरे साथ बहुत हो चुका है, और मैंने बहुत फीमेल स्टाफ को आज तक समझाया भी है। मैं क्या, आप ग्रो करो ना, एक इक्वल म्यूचुअल होना चाहिए। व्हाई शुड यू ओनली कॉम्प्रोमाइज़ ऑन ए करियर। और उन लोगों के साथ क्या हुआ है, 2-2, 3-3 साल के गैप लेने के बाद वो जब 3 साल बाद दोबारा आए हैं, कईयों ने तो वापस भी ज्वाइन किया, तो उनके लिए वो ज़ीरो से शुरू हुआ है, क्योंकि 3 साल में इवॉल्व हो गया। तो इस केस में आप कैसे ये हैंडल करते हो, और कितना नुकसान होता है फॉर वुमेन, नॉट एज एन एंटरप्रेन्योर्स बट एज अ वर्कफोर्स ऑल्सो, जब वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने करियर्स को लेके? सबसे पहले तो उसका सेल्फ जो आइडेंटिटी या सेल्फ रिस्पेक्ट या आप जिसको बोलोगे, उसका खुद का मोरल डाउन होता है, राइट। आप कुछ कर रहे हो, आप काम करना एंजॉय करते हो, राइट। एज अ वुमेन, एज अ मैन, जो भी आप काम करना एंजॉय करते हो, आपको अच्छा लगता है काम करके, वो आपकी आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी दो सेंस में है, एक आपको अच्छा लग रहा है कि आप हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, आप अच्छे काम कर रहे हो, आपकी लर्निंग ग्रोथ है, आपका नेटवर्क वहाँ आपके ऑफिस में बन रहा है। सेकेंड, एक अच्छा आप खुद के फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो, राइट। अब आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आपकी सैलरी आ रही है, आप मतलब दोनों तरीके से आप फुलफिल कर रहे हो, तो आपका मोरल डाउन होता है। ऐसे केसेस आते हैं मेरे पास बहुत, पीछे भी आया है कि 6-7 साल हो गया, एक केस था कि लड़की प्रेग्नेंट थी एंड हस्बैंड ने बोला छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो। मैंने उसको कहा कि पहली बात तो तुमको मैटरनिटी लीव मिलेगी, तो तुम वो पैसे क्यों ख़त्म करना चाहती हो जो तुम्हारे हैं। दूसरा, उसके साथ साथ तुम्हारा लर्निंग रहेगा, एंड प्रेगनेंसी इज़ नॉट अ इलनेस। और ये बहुत इंडिया में बहुत ऐसे ट्रीट किया जाता है कि प्रेग्नेंट हो तो रेस्ट करो, ये करो, वो करो। प्लीज़, इट्स नॉट एन इलनेस। मैंने अपने 8th मंथ में MBA के पेपर्स दिए हैं,
मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और मैंने खड़े होके, बहुत हैवी हो गई थी मैं, खड़े बैठ होके 3-3 घंटे मैं पेपर देती थी अपना। मैंने काम किया है बहुत उस वक्त, और मैं देखती हूँ मैंने अपने गांव में देखा है, मैंने अपने फैमिली में देखा है, एक एक दिन पहले तक अब गांव की महिलाओं को लो ना, वो घर का सारा काम करती हैं, राइट। अभी हो गई सुविधा, अदरवाइज प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा सब करती। मेरी मम्मी मुझसे झाड़ू लगवाती थी, क्यों? क्योंकि इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर इट, राइट। सो वाई वी ट्रीट एज अ इलनेस, राइट। तो मैंने उसको कहा तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बीमार नहीं हो, टेल हिम। और ट्रैवल जहाँ तक है, टेक वर्क। मैं तब भी उसको वर्क फ्रॉम होम बोला जब वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैंने कहा जब दिक्कत है आप वर्क फ्रॉम होम करो, लेकिन प्लीज़ डू नॉट लीव द जॉब। बट शी लेफ्ट द जॉब क्योंकि फैमिली प्रेशर था। मुझे नहीं पता, उसके बाद मेरा टच ख़त्म हो गया। आज मेरे यहाँ पे बहुत अच्छी हमारी टीम मेंबर है, शी सीनियर मैनेजर, ट्विंस है उसके, मैं पूरा सपोर्ट करती हूँ। शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ़ हर मदर, उनको कैंसर है, उसकी ट्विन मतलब एक बच्चा मुझसे नहीं संभलता, उसके दो ट्विंस लड़कियाँ हैं, उसको टाइम पे घर जाना है, उसको सब कुछ करना है, राइट। वी सपोर्ट। मैं उसके टाइम को, मैंने कहा जैसे भी आप टाइम मैनेज करो, आप 8 बजे आओ सुबह, आप 10 बजे आओ, आपको 5 बजे जाना है, आई विल सपोर्ट यू फुली। बिकॉज इट्स नॉट हायरिंग में मैं ये नहीं देखती मेल है या फीमेल है, मैं उसका नॉलेज, उसका कैपेबिलिटी, उसका पोटेंशियल चेक करती हूँ उस प्रोफाइल के लिए। बट एक बार जब मैंने हायर कर लिया, वो मेरा टीम मेंबर है, अब वो मेरा, मतलब मैंने अपने यहाँ 3 लेयर बना रखे हैं। एक एम्प्लॉय, बिकॉज आप सिर्फ पैसा कमाने आए हो। दूसरा टीम मेंबर, आप मेरे सपनों में, मेरी ग्रोथ में मेरा पार्ट हो। तीसरा, यस, आप विजन का। तीसरा फैमिली मेंबर, आप विजन का पार्ट हो। अब आपका दुख मेरा दुख, आपका सुख मेरा सुख। मैं कहती हूँ मेरा बैंक बैलेंस भी तुम्हारा, यार। जब मन करे तुम आओ और बताओ क्या चाहिए, क्या दिक्कत है, मैं उस लेवल तक भी जाके हेल्प करती हूँ। सो मैंने इसको सिंपल बोला, मैं पूरी तरह से सपोर्ट करूँगी, नौकरी नहीं छोड़ना है आपको किसी भी हालत में। कुछ भी हो दिक्कत, आप घर से काम करो, आप 10 दिन नहीं, आप 10 महीने घर से काम करो। सो वो करते हो, लेकिन इस चीज़ का मिसयूज़ भी करती हैं लड़कियाँ, राइट। सो आपको एज अ लीडर वो चीज़ देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि कौन मिसयूज़ कर रहा है। सो ये होता है। कैपेबिलिटी वाइज आप हायरिंग कैपेबिलिटी पे करो, बट येस, मेरा ये रिक्वेस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन से रहेगा कि एक बार फीमेल की कंडीशन समझ के, क्योंकि कंडीशनिंग हमारे सोसाइटी की ऐसे हुई है कि उसको अपने सास ससुर पति घर सबका सुनना है, राइट। तो आपको थोड़ा सा अपना वर्क फोर्स, या फिर आपको कंपनी पॉलिसी, या फिर आपको अपने HR पॉलिसी, जो भी आपके यहाँ होगा, उसको उस तरह से मोल्ड करना है कि वो भी अपनी नौकरी ना छोड़े, और आपको भी। और आप अगर ऐसा करते हो ना, उसकी बिलोंगिंगनेस आपके टुवर्ड बढ़ जाएगी, फिर आप चेंज देखो। पर आपको लगता नहीं ये प्रॉब्लम बहुत डीप रूटेड है? बहुत डीप रूटेड है, बहुत ज़्यादा। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ के कर सकते हैं। बट फिर उन महिलाओं से भी मैं बोलती हूँ कि अपने घर को, अपने परिवार को समझाओ, क्योंकि यू आर अर्निंग, राइट। यू आर नॉट अर्निंग टू इंक्रीज द बैंक बैलेंस, इट्स यू आर अर्निंग for your identity also. You have to stand up for your own self. Yes. क्योंकि कोई और आपके लिए खड़ा नहीं होगा, खड़ा रहेगा, और आपको वर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा, राइट। आज तो महंगाई इतनी है, मैं बताऊं कि हर घर में पति पत्नी दोनों को कमाना है। आधे लोग तो इस मजबूरी में जॉब कर रहे हैं, राइट। मैं मिलती हूँ लोगों से, बात करती हूँ, कहते हैं क्या करूँ, मजबूरी है, अगर दोनों नहीं काम करेंगे तो बच्चों का कैसे अपब्रिंगिंग होगा। प्लीज़ सिर्फ इसलिए काम मत करो कि आपको पैसा अपने अकाउंट में बनाना, इसलिए भी काम करो कि आप एक अलग आइडेंटिटी, आपका बच्चा आपका बैंक बैलेंस नहीं देख रहा है, पहले आपका पर्सनैलिटी देख रहा है, आपका एक प्रोफेशनल कैरेक्टर देख रहा है कि आप काम करते हो। मैं आपको एक केस बताऊं, मेरे यहाँ तो ऐसी फीमेल हैं जिनको यहाँ से घर जाके सारा काम करना है, ऑफिस आने से पहले सारा काम करना है, और ऑफिस आते आते वो इतना थक जाती हैं, तो मैं कभी कभी कहती हूँ, और मेड लगा, नहीं घर पे मना है मेड लगाना। ये बहुत कॉमन है। क्यों भाई, कॉमन चीज़ है ये। क्यों भाई, क्यों मना है मेड लगाना? क्योंकि सास ससुर मेड के हाथ का खाना नहीं खाएंगे, उनका धुले बर्तन। तो मैंने कहा फिर सास खुद धोएं। ऐसे नहीं कि पिछली जनरेशन की जो ट्रॉमास हैं वो अगली जनरेशन पे भी डालते रहते हैं। ये तो हर जगह होता है। जो मैंने झेला है वो तुम्हें भी झेलना है। बहुत कम माइंडसेट आपको मिलेगा जो कहेगा जो मैंने झेला है वो दूसरा ना झेले, राइट। जैसे जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मैंने सोचा जो मैंने अपने वर्क फोर्स पे झेला है वो मैं नहीं कर सकती। मैंने बहुत पॉलिटिक्स का पार्ट, मतलब जिसको कहेंगे ना, मैं बहुत झेली हूँ, चाहे मैं जहाँ भी काम करती थी, और फीमेल से ही, एक्चुअली फीमेल से ही। सो इट वॉज ऑल्सो ऑलवेज लाइक मेल्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, फीमेल्स ने फीमेल को सपोर्ट नहीं किया। और मैं तो लास्ट जॉब जो छोड़ी वो सिर्फ और सिर्फ
मुझे इतना एम्बैरस किया गया, इतना आप बोलोगे मतलब मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरे 80 लोगों के सामने बहुत बदतमीज़ी की गई मेरे साथ। उसके पहले जहाँ थी वहाँ मेरे कैरेक्टर पे बोला गया, फीमेल ही बोल रही। तो मेंटल बहुत होता है प्रेशर, आप नहीं झेल सकते, आप घर पे नहीं बता सकते, आप किसी को नहीं बता सकते, आपको खुद झेलना है। जब मैंने शुरू किया मैंने कहा आई विल ट्राई टू क्रिएट द बेस्ट वर्क प्लेस, बट देयर इज़ अ कैच। वर्क प्लेस कंपनी क्रिएट नहीं करती, आपकी कोई पॉलिसी क्रिएट नहीं कर सकती। वर्क प्लेस आप और मैं इंडिविजुअल क्रिएट करता है। यस, आई ट्राइड नो पॉलिटिक्स, बट होता होगा मेरी कंपनी में, होता है, मुझे पता है, मेरे तक आती हैं चीज़ें। बट मैं पहले जब 10, 15, 20 लोग थे मैं शायद उस चीज़ को हैंडल कर सकती थी, आज नहीं कर सकती। आज मैं टाउन हॉल करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मैं यही बोलती हूँ, सी आई ट्राई दैट एट लीस्ट माई वर्क फोर्स शुड बी हैप्पी, नो पॉलिटिक्स। बट पॉलिटिक्स मैं नहीं करती, आप खुद करते हो, तो आप खुद अवॉइड करो। आई रिलेट सो मच विद यू, क्योंकि जब ये मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू की थी तो उसमें यही था कि गॉसिप, रिलीजन, पॉलिटिक्स इससे थोड़ा दूर रखेंगे और एक प्रिंसिपल रखा था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं भी विक्टिम कहीं ना कहीं रहा था जब मैं भी काम करता था। बट अगेन जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है आप जितना मर्जी कर लो वो रहेगा, बट हाँ कोशिश यही रहती है कि कल्चर अच्छा बना रहे कि कोई बट अभी भी एक जो बहुत बड़ा फैक्टर मैं अभी कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, चंडीगढ़ इज़ आई वोंट से कि लेड बैक सिटी है, बट इट्स नॉट इवन अभी एनसीआर नहीं है, तो एक फ़र्क है। वहाँ पे भी अभी एक थॉट प्रोसेस जो है ना कि लड़का और लड़की का वो एक डिफरेंस है कि अगर बाहर जाना ज़्यादा तो लड़के ज़्यादा जाएं, और लड़कियों को एक थॉट प्रोसेस वैसा है। वेयर एज अपॉर्चुनिटी अगर करना चाह रहे हैं उस हिसाब से तो काम सबका इक्वल आउटपुट आना चाहिए। एंड ये ऑर्गेनाइजेशंस में आई हैव सीन अक्रॉस एज वेल, वेयर एज अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम अप एंड दे आर ग्रोइंग वेल, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ। तो वर्कफोर्स भी कई जगह नहीं समझ पाती और उसका गलत एडवांटेज लेती है, बट वेयर एज समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशंस आर अनेबल टू अंडरस्टैंड। एंड जो थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बोली वो घर पे, यस, जो घर वाली कंडीशनिंग है वो बहुत डीप एम्बेडेड है। अगर वो लड़की अपने लिए स्टैंड नहीं ले रही तो वो घुट के जी रही है, वो दब के जी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर आर कंट्री विल फॉल्टर एनीवेयर, वो वहाँ फॉल्टर करेगी कि हमने अपनी लेडीज़ को ज़्यादा एम्पावर नहीं किया, और सही लेडीज़ को जो एक्चुअली में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देन लीडर्स लाइक यू बिकम रोल मॉडल्स, एंड ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगेंस्ट ऑल ऑड्स यू हैव डन दैट। आप जौनपुर से आए, अब आप ये सच्ची बात बताना, जौनपुर में रह के हाउ डिफिकल्ट इट इज़ फॉर अ वुमेन टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाउ यू हैव मेड राइट नाउ। टफ है। बट मैं आपको, जैसे हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, जौनपुर इज़ वन ऑफ द सिटीज़ जहाँ एजुकेशन इज़ लाइक गिवन प्रायोरिटी, नॉट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। एंड टू द एरा जब हम पैदा हुए, राइट, सो उस वक्त भी, और अब तो बहुत चेंज हो गया है, बिकॉज माई फादर क्रिएटेड अ हिस्ट्री, आई वुड से। 3 लड़कियां, तीनों बहुत अच्छे, और मेरे डैडी को देख के लोगों ने अपनी लड़कियों को अच्छे स्कूल में डालना शुरू किया। आके डैडी से बैठ के कि आपकी बड़ी वाली मेरी दीदी डेंटिस्ट है इन वर्जीनिया, वाशिंगटन, सो उनसे पूछते हैं कि कैसे किया, क्या किया। अब मैं स्टार्टिंग में तो बस सिर्फ स्कॉलर अच्छी थी, मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन मैंने आज तक कोई कंपटीशन निकाला नहीं, एग्ज़ाम। और नाउ आई फील कि वाई, बिकॉज आई एम मेंट टू डू दिस। और छोटी वाली मेरी साइंटिस्ट है, अब टीचिंग में है। सो मेरे डैड से लोग इंस्पिरेशन लेते हैं आज। लेकिन आज भी सुखप्रीत और उस वक्त भी बहुत टफ था एक वुमेन को बिज़नेस स्टार्ट करना। जब हम पैदा हुए, हमारा एरा, नो गूगल, नो यूट्यूब, नो सोशल मीडिया, सीखोगे आप कहाँ से, राइट? सीखोगे आप उसी स्कूल से, उसी फैमिली से, उसी सोसाइटी से। सोसाइटी में सिखाया जाता था कि भैया लड़की हो, अपने दायरे में रहो। ठीक है, तुम्हारे पापा तुम्हें भेज रहे हैं कॉन्वेंट में, बट तुम्हारा एक दायरा है, तुम्हें उस दायरे से बाहर नहीं निकलना। हम घर से बाहर क्यों निकल पाते थे स्कूल के बाद? क्योंकि डैडी मेरे थोड़े से लेज़ी थे, तो जैसे हमें कुछ लाना होता तो कहते थे कोई लड़का नहीं है घर में, तुम खुद जाओ लेने, क्योंकि मेरे कोई भाई नहीं है, खुद जाओ लेने। तो हमें वो इंडिपेंडेंट, तभी हम ट्रैवल करना शुरू कर दिए 12th के बाद से ही, खुद अकेले लखनऊ जाना आना, बनारस जाना आना खुद, क्योंकि डैडी बोले कि हर जगह मैं जाऊँगा तो मेरी जॉब इफेक्ट होगी, आपको खुद करना है। तो हमें इंडिपेंडेंट भी बनाया गया साथ में। तो टोटल डिपेंड ऑन द कंडीशनिंग
कि आप कैसे कंडीशन करते हो, अपब्रिंगिंग कैसी है, अपब्रिंगिंग parents कैसी है, सोचते हैं? पेरेंट्स कैसे हैं। मेरे पेरेंट्स का एक ही सोच था, एजुकेशन बेस्ट देंगे, आगे जो करना है तुम करो। बट देन उनकी कंडीशनिंग वैसे थी कि भैया घर देखना है तुमको, अपने पति अपने बच्चे को, तो उतना टाइम दो। आज मुझे नहीं पता अब मेरे पिताजी कितने खुश हैं, खुश तो हैं, बट उनका फिर भी एक हमेशा क्वेश्चन रहता है कि बेटे को ज़्यादा टाइम दो। बट मैं उनसे ये कहती हूँ हमेशा कि बेटा देख रहा है कि उसकी माँ मेहनत कर रही है, और जौनपुर से निकल के यहाँ तक आना, राइट। मेरा पासपोर्ट आप देख लीजिए, तो मैं कहती हूँ कि मेरा पासपोर्ट मेरे डिग्री से ज़्यादा बोलता है। और मैं कहीं भी लेज़र ट्रिप पे नहीं गई हूँ, मैं हर जगह बिजनेस ट्रिप पे गई हूँ। सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल फॉर जौनपुर गर्ल्स और सिटीज़ लाइक जौनपुर, बट आपको अपनी माइंडसेट, आपको खुद का ज़ील, अगर मैं कर पाई तो 2 रीज़न था। एक, मेरे पेरेंट्स ने एजुकेशन को हमेशा इंपॉर्टेंस दी। दूसरा, मैं बहुत ज़िद्दी, मुझे जो करना है करना है। मेरा एक ही सपना रहा है सुखप्रीत, मैं जिस चीज़ पे मैं और मेरी फैमिली हाथ रख दे, मैं वो खरीद के दे दूँ। ये जो चीज़ है ना, अगेन घुमा के वहीं पे बात आती है, आप में जिद कितनी है। Yes. आप में वो कहते हैं ना, आगे मेरे अंधेरा पीछे अंधियारी है, मैंने ऐसी आंधी में दिया जलाया, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता फिर कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, आप लगे हो, आपको पता है, आप खुद पे एक वो विश्वास है। एंड और मैं ऐड करूँगी यहाँ पे, आपने बहुत अच्छा बोला, फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको पता है, जौनपुर सिटी, छोटा शहर, छोटा कॉलोनी, आप 12-13 साल की लड़की पे कैरेक्टरलेस होने का, मैं वहाँ से झेलना शुरू की हूँ, राइट, कि इनकी लड़की का तो कोई कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ लड़कों से बात करती है। आज मैं उस स्टेज पे हूँ कि आप कुछ भी बोल दो, मेरे कैरेक्टर को लेके बोल दो, मुझे लेके बोल दो। मतलब ऐसे लोग बोलते हैं जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ। मुझे आके कोई तीसरा बताता है, वो ऐसे बोल रहे थे, मैंने कहा ये कौन है, अच्छा ये हैं, अच्छा ठीक है, नहीं पता मुझे, जो कभी मिला नहीं है। तो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना भी कहते हैं ना, कितना भी पानी अब डालते रहो वो फिसल जाएगा। वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। वो ये जो होता है ना कि जब हम एक उंगली करते हैं तो 3 हमारी तरफ होती हैं, हम वो ध्यान ही नहीं देते। और आपको हर चीज़ के लिए जज किया जाएगा, राइट। अगर आप मैं बॉलीवुड एग्जांपल लेती हूँ, मलाइका अरोरा 51 में इतनी अच्छी क्यों दिखती हैं, और वही 51 में वो इतनी ख़राब क्यों दिखती हैं। कोई 40s में क्यों मम्मी बन रहा है, माँ बन रहा है, अरे उसकी मर्जी है, उसका काम है। कोई 30s में क्यों नहीं माँ बनना। सो आपको यू हैव टू बी जस्ट फॉर यू विल बी जस्ट फॉर एवरीथिंग। आपको फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं वही कह रही हूँ, मैं 12-13 साल की एज से इतना सोसाइटी का टॉर्चर झेली हूँ कि मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो मेरे पति कहते हैं कि तुम बहुत ढीठ हो गई हो। एक्चुअली हो गई हूँ, और सोसाइटी ने बना दिया है मुझे ऐसा। और वो ढीठ होना सही है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे नहीं पता सही कि गलत है, लोगों को बुरा भी लगता होगा, बट मेरे लिए मैं पहली प्रायोरिटी मैं हूँ। तो क्योंकि अगर मैं खुश हूँ तभी मेरी फैमिली खुश है, राइट। सो मुझे अब इट्स अ कोइंसिडेंस, अभी मैंने पिछली एक TEDx टॉक की, तो उसमें जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था वो था लविंग योर ओन सेल्फ। कि हमें ना खुद को प्यार करना नहीं सिखाते, सेल्फ डाउट को ग्लोरीफाई किया गया है। सेल्फ डाउट कर रहे हो, और अगर आप अपने पे ध्यान नहीं दे रहे तो बहुत अच्छी बात है कि आप समाज सेवा कर रहे हो, पर अंदर से खुश नहीं है सब। जो हम खुद से प्यार करते हैं तो ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये सेल्फिश है, ये घमंडी हो गए हैं, ये पता नहीं कौन सी हवा लग गई है, ये सब नेगेटिव स्टेटमेंट्स आती हैं। बट इफ़ यू डोंट लव योर ओन सेल्फ, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो आप किसी और को कैसे प्यार कर सकते हो। तो अगर आप एंड यू नो नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो वो सक्सेस आई तो वो सब जुबानें भी बंद हो गई होंगी। हाँ, वो अब कुछ और बोलते हैं। सो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, आज जो लोग मेरे पिताजी को बोलते थे, वो अब कुछ बोलते हैं कि आपकी बेटी तो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्या कर दिया, हमें तो पता था कि ऐसा ही कुछ करेगी। अब सबको सब पता चल गया, सब कुछ पता है, सबने मुझे बचपन में ही जान लिया था कि मैं तो कुछ अलग करूँगी। सो इट हैपन्स। आपका सक्सेस जो होता है, आपका पोजीशन जो होता है, और पोजीशन, ये सक्सेस लोगों को नहीं दिख रहा है। लोगों को दिख रहा है कि मेरा बिजनेस है, मेरा बैंक बैलेंस होगा, जो उनको अनुमान लगाते हैं, क्योंकि वो खुद भी अनुमान लगा लेते हैं। तो और मैं कहती हूँ, अगर आप किसी को पोजीशन से, उसके पैसे से इज्जत देते हो तो मत दो। एग्जैक्टली। और वहीं पे आपके क्या होता है कि जो आपने पहले भी ऑफ कैमरा बताया था कि लोग भी छटने शुरू हो जाते हैं, आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि कौन एक्चुअली में आपका है और कौन नहीं है, और वो बहुत कम रह जाते हैं। और एक चीज़ और ऐड करूँगी मैं, लोग कहते हैं पैसा बहुत बुरी चीज़ है, मैं कहती हूँ पैसा बहुत अच्छी चीज़ है। Yes. वो आपको
आपका कौन है और आपका कौन नहीं है वो बताता है। 100% आई एंडोर्स दैट। और एक और उस पे पॉइंट आया था कि लोग कहते हैं कि बिजनेसमैन तो चोर है। वो तो हमेशा हम रहेंगे, टाटा भी चोर हैं, बिरला भी चोर हैं, हम तो बहुत छोटे हैं तो, बट उसी चोरी से देश की इकोनॉमी चल रही है। एग्जैक्टली। राइट, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। सो वही कहूँगी कि पानी आने दो, फिसलने दो, कोई बात नहीं। मेरा मन था आपसे मैं आईपीआर की बात करूं, पर मुझे वो तो आपसे लोग कर ही लेते होंगे, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्योंकि ये एक्चुअल बातें हैं, और यहीं से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। यहाँ पे तो लड़कों को भी नहीं छोड़ते, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत अंडररेटेड है। हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लड़के भी सफ़र करते हैं। आप बताइए, इमोशनली आप कितनी बार खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप भी सेम चीज़ों से गुजर रहे होते हो। कुछ अगर फैमिली और सोसाइटी कंडीशनिंग छोड़ दें तो आप भी एज अ बिजनेसमैन सेम चीज़ों से गुजर रहे yes. होते हो, राइट। बट नो वन टॉक्स अबाउट मेल एंटरप्रेन्योर्स प्रॉब्लम, राइट। हम पिछले 4-5-6 साल से मैं सिर्फ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम सुन रही हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप डजंट कम्स विद जेंडर। प्रॉब्लम सेम होती है 70%, 30% सोसाइटी, घर, हमारा खुद का एज अ वुमेन, वो प्रॉब्लम अलग हो जाती है। क्योंकि हमें देखा वुमेन, पहले वुमेन देखा जाता है, फिर उसके आगे कुछ देखा जाता है, बट कोई बात ही नहीं करता लड़कों की। मैं आपको अपना एग्जांपल ही देता हूँ। आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली 15 सितंबर की बात है। आई वॉज इन अ वेरी बैड स्टेट ऑफ हेल्थ, और मैं सिर्फ वो कई बार होता ना, यू आर स्ट्रेचिंग योर सेल्फ, प्रॉबली मल्टीपल चीज़ें चल रही होंगी, चाहे इमोशनली हो, मेंटली हो, और फिजिकली भी। तो मैं वो नाड़ी जो परीक्षा होता है वो मैं कहीं करवाया, तो उन्होंने बोला, कहते तू आया कैसे, पहुंचा कैसे, कहते अगर तू आता ना 1 महीने बाद तेरे को किसी अस्पताल के बेड पे देखते। माई लेफ्ट साइड यूज टू, वो थोड़ा ना एकदम सेंसेशन अजीब सी होती थी, तो मुझे लगा मैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं चला गया, एंड आई एक्चुअली अवर्टेड पैरालिसिस इन अ वे, आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली। Oh my God, एंड अभी 1 साल हो गया, मेरी कंडीशन 90% रिवर्स्ड है, एंड आई एम 15 kgs लाइटर, एंड बायोलॉजिकली सेलुलर लेवल पे आई एम यंगर, मतलब ऑलमोस्ट 8 साल मेरी उम्र कम है उसमें, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। और मैं पिछले 1 साल में सिर्फ खुद से प्यार करना, खुद को टाइम देना, और खुद की सेहत का ध्यान रखना, मेंटली भी, स्पिरिचुअली भी, फिजिकली ध्यान देना शुरू किया है, एंड आई एम फाइंडिंग मोर सक्सेस इन एवरीथिंग एल्स। और ये मुझे फिर रियलाइज़ हुआ, ये सच में लड़कों की तो बात ही नहीं करते। और मैं अभी देखता हूँ अपने कई दोस्त भी हैं जो कई लड़के हैं, वो क्या कर रहे हैं, बिंज ड्रिंकिंग कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, वो स्ट्रेस को छुपाने के लिए, और फैलते जा रहे हैं, और ये रियलिटी है। और वो बात नहीं कर रहे, वो क्योंकि उनको रिलीफ मिल रहा है वहाँ से कि ये चीज़ें करने से। एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ। मैंने चाहे फिजिकली है, मेरे बहुत साल से मेरा मन था कि मैं एक्टिंग दोबारा शुरू करूँ, मैंने 6 महीने पहले शुरू की। आई फील सो गुड अबाउट इट, एंड यू बिकम क्लोजर टू योर सेल्फ। yes. It's with everyone. और It's not your story only. Sorry, I'm cutting you हाँ in जी, between. जी, It's everyone's story. Either it's women or men. But yes, mental भी हेल्थ की जब बात होती है ना सुप्रीत, हमेशा जो है वुमेन की बात होती है। आप देखना मैक्सिमम टाइम वी टॉक अबाउट वुमेन, राइट। और कुछ लोग तो ऐसे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं जिन्होंने कभी मेंटल हेल्थ देखी नहीं है। yes. आप मुझसे पूछो डिप्रेशन क्या है, मैं अभी भी 90% ही रिकवर कर पाई हूँ। जो हुए ज़माना हो गया, मतलब 15 साल 10 साल तो हो गए, 10 साल एग्जैक्टली 10 साल हो गए जब मैं डिप्रेशन में एंटर की, राइट। लेकिन विद टाइम मैंने रियलाइज़ किया है, एक वुमेन की बहुत ख़ास बात होती है, हम सबसे पहले अपनों को करना चाहते हैं, हम खुद को प्रायोरिटी लास्ट में देते Yes. हैं। मेन में ये थोड़ा सा अपोजिट होता है। इट्स नॉट अपब्रिंगिंग और समथिंग, इज़ आवर जेनेटिक मॉडल विच इज़ लाइक दैट, राइट। सो मैंने विद टाइम रियलाइज़ किया मैं खुद को ख़त्म कर रही हूँ, राइट। आई गेंड 15-20 kgs वेट। आई बचपन से मुझे शौक है कि आई लुक ब्यूटीफुल, जो है मैं हूँ, क्योंकि मेरी दादी जी ने एक चीज़ बोला था, उसने तुम्हें बना के खूबसूरत भेजा है, अगर तुम खूबसूरत खुद को मेंटेन नहीं रखोगी किसी भी एज में, तो तुम जस्टिफाई नहीं कर रही हो, और किसी भी रंग, किसी भी रूप में। सो मैं बहुत अपने स्किन पे, अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देती थी। मैंने सब बर्बाद किया 10 साल। लेटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं दूसरों को करके पा क्या रही हूँ। जब सैडनेस आती है तो मैं अकेले ही बाथरूम में रो रही होती हूँ, राइट। तो बेटर आई शुड वर्क फॉर माई सेल्फ। और शायद ये चीज़ अब
आगे होता है जिसको देख के लोग कहते हैं सक्सेस तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया। सक्सेस नहीं चढ़ा है मेरे दिमाग में, मैं खुद से प्यार अब ज़्यादा करने लगी हूँ। यस राइट। सो मेरा पूरा एटीट्यूड अब आपके जो है एक्शंस पे निर्भर करता है कि आप कैसे मेरे साथ बिहेव कर रहे हो, क्योंकि मैं खुद को हर्ट नहीं कर सकती भाई। क्यों करना, क्यों करना, क्योंकि मेरी जो वेलनेस है, राइट, अगर आज मैं मेंटली और फिजिकली अच्छी हूँ तो मैं अपने लिए ही अच्छी नहीं हूँ, पहली बात। अगर मैं खुश हूँ तो मेरी फैमिली खुश है, मेरे सारे टीम मेंबर खुश हैं, क्योंकि मैं और अच्छा उनके साथ बिहेव करूँगी और अच्छा बिजनेस करूँगी। और मैं हायरिंग भी करती हूँ ना, तो मैं बहुत वेल वर्स्ड एजुकेटेड ऐसा नहीं चाहिए मुझे चाहिए जिनको नौकरी की ज़रूरत है। तो मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं, अगर IITian है और एक नॉर्मल कॉलेज है, तो मैं नॉर्मल कॉलेज से लूँगी, क्योंकि मैं ठीक है 3 महीना ज़्यादा लगाऊंगी, बट उसको नौकरी की ज़रूरत है, इसको तो कोई भी नौकरी दे देगा। सो उनका घर भी हम जो इक्वली मेहनत कर रहे हैं कंपनी में उससे चल रहा है। तो मेरा वेलबींग आज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं खुद को यही समझाती हूँ, खुद के लिए खुद को कर रही हो, लेकिन तुम्हारे से वो 300 लोग भी खुश हों, उनके लिए भी जीना है मुझे। तो पहली प्रायोरिटी इसलिए अब मैं हूँ, क्योंकि अगर मैं खुश तो मेरा फैमिली खुश और मेरे जितने लोग हैं वो खुश। बहुत वैलिड बातें बोल रहे हो आप सारी, क्योंकि मैं तो एक एक बात से रिलेट कर रहा हूँ इस समय, एक एक बात से। ये वाला जो सेल्फ लव वाला भी चैप्टर है, तो पहले क्या होता था कि अब लड़कों में तो ये भी होता है ना कि अगर कोई अपनी स्किन का ध्यान रख रहा है, बालों का, क्या लड़कियों वाले काम कर रहा है, ये मैं तो अपने बेटे को बोलती हूँ, उसके पिंपल्स हैं क्योंकि उसका एज ऐसा है, मैं तो ला के उसको देती हूँ, और उसको इतना कर दिया कि खुद मांगता है अब कि माँ ये वाला काम नहीं कर रहा था, आप ये वाला बताओ कैसे सही होगा। मैंने उसको बोला कि जितना लड़की को सही रहना उतना आपका भी हक है, आपका पूरा हक है अच्छा दिखना यार। तो भगवान ने वही स्किन दी है, अगर दी है तो फिर ध्यान तो रखना ध्यान चाहिए। तो रखना ही है आपको। आप देखो ना, आप कहीं जाते हो अच्छे प्रेजेंटेबल बन के, राइट, आप अट्रैक्ट करते हो लोगों को खुद से बात करने के लिए। यस, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो वही होता है। इट्स नॉट लुकिंग ब्यूटीफुल, इट्स लुकिंग प्रेजेंटेबल एंड अट्रैक्टिव। यस, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। आपको जो सुंदर लग रहा हो सकता है मुझे सुंदर ना लगे, बट अगर अट्रैक्टिव प्रेजेंटेबल है तो मैं बात करूंगी या मुझसे कोई बात करेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अब इसी पे एक आपसे रिलेटेड चीज़ ही पूछूंगा अभी। ट्रेडमार्क और पेटेंट वाला तो चलो है, उस पे भी मैं एक कुछ ना कुछ तो पूछ के जाऊंगा बट एक और चीज़ इसी पे मैं पूछना चाहूँगा कि अभी दौर थोड़ा सा तेज़ी से चेंज हुआ है। जैसे मिलेनियल्स वाली बात की, 90s में बड़े हुए हैं तो वो एक डिफरेंट दौर था, वो ट्रांजिशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव सीन। बट अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई है, और टेक्नोलॉजी के से ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ पैदा हुई है। तो सोशल मीडिया बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है हाथों में हमारे। अब घर में चलो नई जनरेशन की बात तो चलो हम करेंगे, अब तो घर पे जाएंगे तो इवन 60+ वाली भी जनरेशन फ़ोनों पे ही होती है। वो ज़्यादा होती है इनफैक्ट कई बार। मेरे डैड ज़्यादा होते हैं, हमसे ज़्यादा फ़ोन पे होते हैं वो। हाँ, वो और अलग अलग सब बैठे हैं उस हिसाब से। सोशल मीडिया, अब आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इम्पॉर्टेंस है, ज़रूरत है उसकी, क्योंकि रीच अच्छी मिलती है, ब्रांडिंग भी अच्छी होती है, सब चीज़ें हैं। किस हद तक ठीक है ये सोशल मीडिया, और कहाँ रुक जाना चाहिए? जब मैंने शुरू किया ना सुखप्रीत, तब इंस्टाग्राम तो था नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। लिंक्डइन को मैं हमेशा अपना गॉड मानती हूँ। लिंक्डइन को मैंने अपना सेल्स और मार्केटिंग टूल बनाया। मैं जो हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं सच दिखाऊंगी, वहाँ लिखूंगी। आप देखोगे आईपी में, अगर आप 10-12 साल पहले जाओगे ना, तो मैंने शुरू किया कि लिंक्डइन से मैं आईपी के बारे में बात करूं, अपनी जर्नी के बारे में बात करूं। अब धीरे धीरे सब लोग करने लगे हैं, सारे आईपी लॉयर्स या दूसरे लोग भी। सोशल मीडिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर ग्रोथ। अगर आपको दिखाना है कि आप क्या हो, और आप वैलिडेटेड दिखाओ, आप ऑथेंटिक दिखाओ, आप ऑथेंटिक दिखाओ, आप जो हो। क्योंकि अगर झूठ बोलोगे, फेक चीज़ें दिखाओगे, तो वो आपके मेंटल हेल्थ पे ट्रॉल करेगी बहुत बार। बट अगर आप उसको लिमिटेड किस लिए यूज़ कर रहे हो, आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, आप किस लिए यूज़ करो। जैसे कि आपने कहा मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानती, क्योंकि मैं अपने लिए कर रही हूँ वो। मैं अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक या लिंक्डइन से पैसे नहीं बनाती, कोई ऐड नहीं करती, कुछ नहीं करती। बहुत रेयरली कभी कभार आ जाता है, ये बच्चे बोल देते हैं तो मैं कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती उसको, क्योंकि उससे मैं जो कर रही हूँ उससे ऑलरेडी मेरा बिज़नेस प्रमोट हो रहा है। मेरे यूट्यूब से और मेरे लिंक्डइन के
से मुझे कॉल्स से बिजनेस कन्वर्ट हुई है। कॉल्स करते थे लोग कि मुझे उन्हीं मैडम से बात करनी है जिनका वीडियो देखा है मैंने, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। सो मैंने उसको अपना सेल्स टूल बनाया, अपना ब्रांडिंग टूल बनाया। बट अभी जो मैं देख रही हूँ, बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं करेंगे, सिर्फ फेम पाने के लिए, राइट। इतना इजी मनी है, 30 सेकंड आप वीडियो बना के पैसा कमा रहे हो इंस्टाग्राम से, राइट। जो जनरेशन भारत में, मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँगी, भारत की जो जनरेशन इंजीनियरिंग, डॉक्टर, टेक्नोलॉजी, साइंस, स्टेम में घुस जा रहा था, मैनेजमेंट में जा रहा था, एंटरप्रेन्योरशिप देख रहा था, आज उसको शॉर्टकट पैसा कमाने का तरीका मिल गया है, राइट। तो मैं मानती हूँ ये बहुत गलत है। मुझे तो कभी कभी डर लगता है 10 साल बाद हमारे पास डॉक्टर इंजीनियर्स भी होंगे या नहीं होंगे। जो आप देखो डॉक्टर इंजीनियर्स भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारी डॉक्टर्स बनाते हैं, राइट। वो अपना बताते हैं क्या होगा कैसे होगा, बहुत अच्छा लगता है वो देख के। बट मुझे इस जनरेशन के लिए डर लगता है। जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनका तो कोई इशू नहीं, क्योंकि उनका प्रोफाइल वही है। पर जो कंटेंट क्रिएटर नहीं है, आप जाओ हर गांव में, हर बच्चे के पास मोबाइल है, उसके पास एक्सेस उस एज में उन चीज़ों का, उन इन्फॉर्मेशंस का मिल रहा है जो नहीं होना चाहिए, राइट। पॉलिटिकली इसको कितना गलत टूल बताया जाता है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप कितने ईजिली स्प्रेड कर देते हो। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि लोग हर इन्फॉर्मेशन पे यकीन ना करें और इस टूल को सिर्फ अपनी ब्रांडिंग के लिए रखें। मेरा बेटा भी है सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई 18 से कम में इसको यूज़ करे, राइट। मुझे बिल्कुल, क्योंकि आप उस एज में आपको सोचने समझने की ज़्यादा नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप कंटेंट सब देख रहे हो। आप देखो इंस्टाग्राम के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू कितने सुसाइड हो जाते हैं मेंटल प्रेशर के कारण। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कोई ऐसा कंटेंट नहीं डालती हूँ जिससे लोग मुझे ट्रोल करें, उसके बावजूद आके लिखते हैं मुझे कि अपना पैसा है अब आपका पैसा है, मोटी दिख रही हो, अपने बेटे का ध्यान कर, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट। और मेरी टीम जाके कई बार डिलीट कर देती है, गालियाँ दे देते हैं उसमें। आपको ऐसे फ़र्क पड़ता है कभी? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे रेयर। मैं तो इनसे कहती हूँ मत डिलीट करो। नहीं मैम, भद्दे शब्द हैं। मैंने कहा भद्दे शब्द लिखा है तो लोग पढ़ेंगे भी, कोई बात नहीं है, लेकिन दिस इज़ ऑल देयर फ्रस्ट्रेशन, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। बट सोशल मीडिया अगर सही तरीके से यूज़ की जाए, मैं बोलूँगी उसके लिए, सोशल मीडिया को प्रमोट करने के लिए हमेशा आगे रहती हूँ। आपकी ब्रांडिंग आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बट उसको सिर्फ वहीं तक रखो, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत मत घुसने दो, अपने मेंटल हेल्थ पे ट्रॉल मत लेने दो। जो हो रहा है, लड़कियों को 15, 16, 17, 20 साल तक की लड़कियां अपने स्किन केयर के लिए, इतना स्किन के लिए टेंशन में आ जाती हैं। अरे 20, 25, 26 साल तक स्किन नेचुरली ऑयल प्रोड्यूस करता है, आपको कुछ नहीं हो सकता, कोई रिंकल्स नहीं आ सकते आपको। उसके बाद आपको स्किन केयर करना है। मैं अपनी खुद की स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। उस चक्कर में मैंने बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ किए, बहुत सारे पेज फॉलो किए। इतनी गलत इन्फॉर्मेशन है, इतनी गलत इन्फॉर्मेशन, और ये बच्चियाँ यूज़ कर रही हैं वो इन्फॉर्मेशन, राइट। तो आपको लिमिट खुद सेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक आप मेंटली इफेक्ट नहीं हो रहे उस चीज़ से, और कितना कंटेंट आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। हर कंटेंट ज़रूरी नहीं है मैं जो हर बात बोल रही हूँ वो सही है, राइट। सो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा। तो मैं हूँ इस चीज़ की एडवोकेट हूँ। Social media is very important tool for people like us, for people who want to promote their product, who want to promote their business, for the content creator. But don't make it, everyone cannot make it full time job. Social media आपका full time business नहीं हो सकता, सबका नहीं हो सकता, right? Schools और colleges में तो I keep on interacting with the deans and principals, so they have a common concern कि attention span is going down बहुत ज़्यादा, कंसंट्रेशन इश्यूज आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और कहते हैं डे बाय डे एवरी ईयर जो नया बैच आता है, हम इसमें ये प्रॉब्लम बढ़ती देख रहे हैं। तो ये कंसर्न तो है, और इसमें आई थिंक ध्यान देने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर डॉक्टर्स होंगे ही नहीं तो कौन इलाज करेगा? कौन इलाज करेगा? अगर डॉक्टर्स ही अगर हर 10 मिनट के बाद अगर सिर्फ रील चेक करेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ मेड फॉर अस। आपको पता है मुझे क्या लगता है, कभी कभी मुझे लगता है ये फॉरेन कंट्रीज़ का एक स्कैम है, क्योंकि इंडिया सबसे यंग पॉपुलेशन है, राइट, सबसे इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन है।
आप हर बड़ी कंपनी हर वर्ल्ड की हर तीसरी कंपनी में सीईओ और टॉप पोजीशन पे इंडिया बैठा हुआ है, राइट। हमारी सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन हमारा स्ट्रेंथ है। मुझे कभी कभी लगता है ये फॉरेन कंट्रीज़ का स्कैम है कि क्योंकि हम कंज्यूमर भी बहुत ज़्यादा हैं। इंस्टाग्राम के, टिकटॉक बैन नहीं हुआ तो टिकटॉक के भी बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, कि इनकी यूथ पे को हिट करो, राइट। अगर आप यूथ को हिट करते हो ना, आप पूरी कंट्री के फ्यूचर इकोनॉमी को हिट कर रहे हो। और ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। आप जो भी चीज़ फ्री है ना, फेसबुक फ्री है, आप एक्चुअली प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हो, अब यूज़ हो रहे हो, यूज़ हो रहे हो आप, क्योंकि वो आपका टाइम खरीद रहे हैं। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया है, आप जो बात कर रहे हो, राइट, थोड़ी देर में इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको सेम चीज़ें दिखा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब आपको सुन रहे हैं वो, राइट। एलेक्सा कितने लोगों के घर में होती हैं, और मैं तो टेक्नोलॉजी लॉयर हूँ तो मुझे पता है, हम उस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। एलेक्सा हमेशा म्यूट करके रखना चाहिए। आपको पता है यूएस में अभी 4-5 साल पहले एलेक्सा की गवाही से डाइवोर्स हुआ है। एलेक्सा की गवाही से? बिकॉज एलेक्सा ने बताया वाइफ को कि तुम्हारा पति इस होटल में इसके साथ है। बिकॉज गूगल ट्रैक्स अस, राइट। तो यूथ को ये बात समझनी पड़ेगी कि आप यूज़ हो रहे हो, आप यूज़ कर नहीं रहे हो। आपको एक लिमिट लगाना है, कितना कंटेंट आपको चाहिए, आपको करो। फ़न है, बहुत अच्छा फ़न है, रील बनाओ, टिकटॉक बनाओ, जो बनाना है, बट आप अपने करियर पे भी फोकस करो साथ साथ में। और ये पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, उनके सीनियर्स को देखना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत एक ईजी रास्ता निकाला है। मैं हर तरीके की बात करती हूँ अपने बेटे से, वो मुझे हर चीज़ आके बताता है, एंड आई एम सीइंग द चेंज कि अभी उसको पता है उसको सोशल मीडिया कितना यूज़ करना है। वो ज़्यादा नहीं यूज़ करता, पहले से ही ज़्यादा नहीं यूज़ करता, पर उसको पता है बहुत गलत बातें रहती हैं। सोशल मीडिया डिटॉक्स पे अभी मैं करंटली चल रहा हूँ, तो आई कैन वेल अंडरस्टैंड एंड इट एक्चुअली हेल्प्स। तो डिटॉक्स तो चाहिए, तो वो आपके दिन होने चाहिए। मेरा तो वैसे 1.5 महीना हो गया अभी तक, बट ऑनेस्टली टेलिंग, हाँ, प्रोफेशनली इट इज़ ब्यूटीफुल टूल एक्चुअली। और अगर उसको राइट वे में यूटिलाइज किया जाए और हम यूज़ ना हो। और देखिए, हमारे वेद में भी लिखा हुआ है, हमें सिखाया भी गया है, कोई भी चीज़ अति का यूज़ करेंगे तो वो नुकसान ही करेगा। किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। सही बात है। और मतलब सच में बताऊँ, मैं अभी भी मेरा IPR में जाने का मन नहीं कर रहा, बट मैं कुछ तो बात करेंगे IPR की, क्योंकि IPR हैज़ इवॉल्व्ड इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। आई एम सीइंग माई सेल्फ। ट्रेडमार्क्स पहले लोग इतना नहीं ध्यान देते थे, बट ट्रेडमार्किंग अब लोग समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। वो जो पहले TM लगा है, अब लोग पूछते भी है कि TM क्यों लगा है, R क्यों लगा है। एंड फार्मास्यूटिकल में तो वैसे ही शुरू से रहा है, और अब तो ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है। आपने क्योंकि इसी इंडस्ट्री में पहले जॉब की, तो आप आए कैसे पहले इस इंडस्ट्री में? मैं अपने फिजिकल एट्रीब्यूट की वजह से आई। मैं, सुखप्रीत, किसी भी चीज़ से बोर जल्दी हो जाती हूँ। मेरा कंसंट्रेशन इशू तब से है जब सोशल मीडिया नहीं था। सो मैं एक चीज़ मुझे बोर करती है, मोनोटोनस लाइफ नहीं पसंद है, मोनोटोनस काम नहीं पसंद है। तो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो उसमें BSc में एक बुक थी बायोलॉजी की, BD सिंह की। उसमें एक चैप्टर था पैटेंट्स का। मैंने वो चैप्टर पढ़ा और फिर मैंने उसमें, गूगल नहीं था, तो मैंने अपने लाइब्रेरी में बैठ के बहुत सारा रिसर्च किया, बात किया, देखा, सुना, लोगों से पूछा। सब ने बताया कि हाँ है, पेटेंट्स, IPR होता है, कुछ ऐसे वैसे। फिर मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई और मुझे मौका मिल गया नोएडा आने का। नोएडा आके मैं जब MET में गई तो मुझे थोड़ा एक्सपोजर मिला इस चीज़ पे, और फिर मैंने जो है अपने डिप्लोमास करने शुरू किए कि मुझे इसी में करियर बनाना है। क्योंकि आप डेली एक नई टेक्नोलॉजी या हर महीने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें नया टेक्नोलॉजी है। तो जब E-सिगरेट लॉन्च नहीं हुआ था, मैंने उसके 5 साल पहले E-सिगरेट पे काम किया था। मुझे पता है कि अभी बोल नहीं सकती, ट्रेड्स कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं हमारे, कि मोबाइल इंडस्ट्री में 2 साल बाद क्या होने वाला है वो हमें पता है, या किसी भी टेक्नोलॉजी में, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट्स पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो पेटेंट पहले होता है। जैसे ही आइडिया कंसीव होता है, पहले पेटेंट होता है, फिर धीरे धीरे उस पर काम शुरू होता है। फाइनल जो है फाइलिंग, और पेटेंट में भी कई तरीके के एप्लीकेशन होते हैं, वो कभी और बात करेंगे। लेकिन एज अ लॉयर, एज अ IP अटॉर्नी, एज अ टेक अटॉर्नीज, हमें पता होता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, राइट। सो ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि मुझे चीज़ें पता है, मैं नए प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। और IP = मनी।
एंड आई एम वेरी एम्बिशियस. आई नो वी आर हाइएस्ट. अगर आप सर्च करोगे तो IP लॉयर्स आर हाइएस्ट पेड प्रोफाइल्स. I can see that. No, that's a true fact. And एक और आईपी के रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा. ये मुझे ऐसे बहुत फैसिनेट करता है कि इंडिया में अभी भी ना पेटेंट्स को लेके लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते. पेटेंट्स अभी भी सुनते हैं तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा सुनाई देते हैं, या फिर अब जैसे आपने बताया कि चाइना में लोग काफ़ी ध्यान देते हैं. तो अभी भी हम या तो पेटेंट है यूनिवर्सिटीज़ के पास, वहाँ बने हो वहीं पड़े हुए हैं, कमर्शियल कम होते हैं. वेयर एज अगर यूएस की बात करें, वो पेटेंट होता है उसको कमर्शियल करते हैं और फिर वो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, वो 10 साल 20 साल जो भी उनका वो होता है. तो इंडिया में वो दौर कब आएगा कि जब यहाँ का पेटेंट जो है ग्लोबल प्रोडक्ट बनेगा और यहीं पे ही वो रेवेन्यू मैक्सिमम आएगा? ज़्यादातर चीज़ों में जेनेरिक थोड़ा कम होगा और वो ज़्यादा होगा. मेरे ख्याल से वो दौर अब शुरू हो रहा है. अगर आप देखोगे, अगर आप IP देखोगे ना, इंडिया में इवॉल्व ही 2016 से हुआ है. मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं पहले भी काम की हूँ. पहले फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा होता था काम. फॉरेन कंपनीज 80% फॉरेन कंपनीज फाइल करती थी. आज अब SMEs और स्टार्टअप्स हमारे और यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फाइल करते हैं. चाइना वन ऑफ द हाईएस्ट फाइलर है क्योंकि उनके और 80% एप्लीकेशन उनके SMEs और स्टार्टअप्स फाइल करते हैं. US के तो कॉन्स्टिट्यूशन में पेटेंट लॉ है. सो हर कंपनी, वहाँ आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लो, स्टैनफोर्ड उठा लो, कितने स्पिन ऑफ स्टार्टअप, गूगल स्टैनफोर्ड का प्रोडक्ट है, राइट. इंडिया में माइंडसेट अभी 2016 से शुरू हुआ है. एंड आई रियली प्रेज दिस गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, राइट. अभी आप देखो, मैं हमारे कॉमर्स मिनिस्टर को देखती हूँ, लिंक्डइन पे बहुत एक्टिव है एंड ही टॉक्स अबाउट IP. Every month I see one post related to IP. That means change is happening. पहले से अब 1 लाख पेटेंट फाइल होने लगा है, राइट. तो इसका मतलब नंबर बढ़ रहा है. लेकिन सब लोग यही बोलते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कमर्शियल. मैं कहती हूँ कि पहले तो फाइलिंग नहीं हो रही थी, राइट. तो क्वेश्चन वाज फाइल नहीं हो रहा है. तो इकोसिस्टम अभी इवॉल्व हो रहा है. अभी फाइलिंग बढ़ी है, धीरे धीरे टेक ट्रांसफ़र में भी आएंगे और हम कर रहे हैं, अच्छे टेक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन जो हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से, जो हमारा इंटेलेक्चुअल मैं बोलूँगी कैपेबिलिटी है, वैल्यू है, उस हिसाब से बहुत कम है. फॉरेन में भी जो पेटेंट हो रहे हैं उसमें इंडिया कहीं ना कहीं इंडियन इन्वॉल्व है. सो यहाँ क्यों नहीं? तो अभी हम फाइलिंग वाला फेज़ आगे बढ़े हैं. धीरे धीरे कमर्शलाइजेशन भी बढ़ रहा है, मैं बोलूँगी. तो अगले 10 साल आप देखोगे, इंडिया इज़ अ गोल्ड माइन राइट नाउ. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज़ पॉपुलेशन, जिसको लोग कहते हैं. और पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम भी है लेकिन सोल्यूशन भी. हम वर्ल्ड की सबसे फेवरेट मार्केट इसलिए हैं क्योंकि हमारी यंग पॉपुलेशन और इंटेलेक्चुअल पॉपुलेशन है. तो जहाँ भी इंटेलेक्चुअल आता है, टेक्नोलॉजी आती है, IP में कहती हूँ वहाँ पे इन प्रैक्टिस होना चाहिए. सेल्फ सफिशिएंट मार्केट, सेल्फ सफिशिएंट. हाँ. सो अगर आपको ये, मेरा यहाँ से सारे स्टार्टअप्स, SMEs, यूनिवर्सिटी से है, आप फाइलिंग सिर्फ दिखाने के लिए मत करिए. आप एक्चुअल, आप जैसे आप बिजनेस प्लान बनाते हो ना, उसी वक्त आपके बिजनेस प्लान का पार्ट होना चाहिए IP स्ट्रेटजी. आपका फर्स्ट डे से अगर होता है, आप गूगल को देखिए. आपको पता है व्हाट्सएप जब बिका, राइट, $19 बिलियन में गया वो, राइट. उस वक्त सेल्स नहीं थी, रेवेन्यू नहीं था. व्हाट्सएप सिर्फ IP बिका उनका, एंड टू एंड इंक्रिप्शन बिका उनका. फेसबुक ने वो खरीदा उनका, राइट. तो अगर फर्स्ट डे से आपने IP स्ट्रेटजी में आपने डाल लिया है, आप IP doesn't mean only patent, राइट. ट्रेडमार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाम में क्या रखा है, कोई कह के गया, नाम ही सब कुछ है, राइट. नाम से ही आपका कस्टमर आपको जानता है. आपका प्रोडक्ट, आपका टेक्नोलॉजी, आपका डिज़ाइन, आपका जो कॉपीराइटेबल मटेरियल है, राइट, उससे आपको लोग जानते हैं. वो आपको फर्स्ट डे से प्रोटेक्ट करना है. और 10 साल, अगला 10 साल इंडिया का है. अभी हम ग्लोबल रैंकिंग में अच्छे पोजीशन पे आए हैं. मुझे लगता है हम 10 साल में टॉप 5 में रहेंगे क्योंकि इंडिया इवॉल्व हो रहा है. अगर ये गवर्नमेंट ऐसे ही फोकस करती रही, फंड प्रोवाइड करती रही, रिसोर्सेज प्रोवाइड करती रही, थोड़ा IP ऑफिस अपने आप को फास्ट ट्रैक पे, लास्ट ईयर बहुत फास्ट ट्रैक पे था, इस साल फिर स्लो हो गया. मैं भी जापान में थी, सारे फॉरेन लॉयर्स बोल रहे थे, श्वेता अगेन द ऑफिस हैज़ स्टॉप्ड वर्किंग. आई सेड नो, दे विल वर्क. दे हैव जस्ट गॉन इनटू अ फेज बिकॉज दे आर रिवैम्पिंग देयर ऑफिसेज एंड ऑल. सो वी गिव सो मैनी रीजन्स, राइट, विच इज़ वैलिड रीज़न. बट आई थिंक अगर पेटेंट ऑफिस थोड़ा फास्ट ट्रैक पे मूव करेगा, IP ऑफिस, ट्रेडमार्क बहुत ही पीछे चल रहा है, बहुत ही बैकलॉग्स हैं. अगर थोड़ा खुद का प्रोसेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, और करेंगे, मुझे पता है क्योंकि अभी प्रेजेंटली जो हेड कर रहे हैं, ही इज़ फैंटास्टिक पर्सन. सो आई थिंक अगला 10 साल इंडिया का इंटेलेक्चुअल मार्केट है, राइट.
आईपी मार्केट है। आईपी क्यों? क्योंकि यहीं टेक्नोलॉजी बनेगा, यहीं साइंस होगा और यहीं आईपी होगा और यहाँ से वर्ल्ड देखेगा। Very right, and this is very motivating that India is already leading the way. It is going to lead the way in a bigger way, and IP उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। Yes. बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक जो नेक्स्ट होगा वो हम रखेंगे IPR पे टोटल उसमें हम Sure. क्योंकि पर मुझे लग रहा है फिर भी ये बातें हो ही जाएंगी, बिकॉज व्हाट आई फेल्ट टुडे इज के स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ सिमिलर टाइम, एंटरप्रेन्योरियल जो माइंडसेट होता है उसकी वो जो जिद और वो सोचने का तरीका ऑलमोस्ट और उसका एवोल्यूशन भी सिमिलर वे ही होता है। Yes. एंड आई कुड वेरी वेल रिलेट एंड मज़ा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली बहुत अच्छा मुझे खुद लगा बात करके। तो आपको ये सुप्रीत सिंह शो पे आके कैसा लगा? मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जो हूँ मैं वो बात कर रही हूँ। बहुत रियल, बहुत ऑथेंटिक। मुझे आपके क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत रियल, बहुत ऑथेंटिक, एंड यू हैव अ ऑरा, वेरी ऑथेंटिक ऑरा। आई बिलीव इन वाइब्स एक्चुअली। सो मैं अगर आप देखोगे तो मैं अगर अच्छा वाइब नहीं मिलता, मुझे वो ऑथेंटिक वाइब नहीं मिलता, तो मैं बहुत जल्दी इतने अच्छे से बात भी नहीं कर पाती जितने अच्छे से बात कर रही हूँ। इट इज़ लाइकवाइज। आप कभी बहुत यू हैव वेरी वाइब्रेंट ऑरा, आई वुड से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।